स्वागत है आप सभी का एक बार अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो पहले तो जो छात्र नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। और ये जो चैप्टर चल रहा था अपना सेकेंड ईयर का अल्टरनेटर का चल रहा था, इसमें आज सातवां पार्ट पढ़ेंगे। सातवें पार्ट में फेज क्रम पढ़ेंगे अपन, और पिच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? फेज क्रम पढ़ेंगे और पिच फैक्टर वगैरह है जो चीज़ें हैं। पिच फैक्टर क्या होता है और फेज क्रम क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है, जिनने आईटीआई कंप्लीट कर ली है, और जो आईटीआई रनिंग में है। आईटीआई कंप्लीट वालों के लिए भी है, और जिनकी आईटीआई रनिंग में चल रही है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, अभी चल रहे हैं, वो उनके लिए आईटीआई कंप्लीट वालों के लिए इसलिए क्योंकि किसी कंपनी में इंटरव्यू की पर्पज से भी अच्छा है उनके लिए। और जो वैकेंसी आती हैं एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट है, डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और डीआरडीओ वगैरह है, बीएचईएल है। तो ये इनमें फॉर्म डालेंगे। जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिनने नहीं किया है उनने। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फेज क्रम। फेज क्रम क्या होता है उसके बारे में। तो अल्टरनेटर से संबंधित मुख्य पद। अल्टरनेटर से संबंधित मुख्य पद। अल्टरनेटर से संबंधित मुख्य पद कौन कौन से हैं? तो अल्टरनेटर से संबंधित मुख्य पद कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि फेज क्रम। पहला है फेज क्रम। ये फेज क्रम क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस फेज सीक्वेंस या फेज क्रम। तो फेज क्रम क्या होता है कि भारत के अंदर जहां भी जो बिजली का उत्पादन होता है, चाहे वो आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, हाइड्रोलिक पावर प्लांट मतलब जहां पानी के द्वारा बिजली बनती है उसको कहते हैं विद्युत उत्पादन केंद्र। चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो, स्टीम या मतलब थर्मल पावर प्लांट जहां कोयले के द्वारा बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट जहां कोयले के द्वारा बिजली बनती हो। कोई सा भी पावर प्लांट हो जाए, पावर प्लांट अपन पढ़ेंगे, इसका चैप्टर अलग से है तो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो भारत के अंदर जितने भी मतलब स्टेशन है वहां पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो क्या है, तीन फेजों में उत्पन्न होता है। तीन फेज में उत्पन्न होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नॉर्मली वैसे तो सबको याद ही होगा कि भारत के अंदर जहां भी जितने भी मतलब जो पावर प्लांट है, चाहे वो जल विद्युत उत्पादन केंद्र हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, कोयले वाला हो, तो वहां पर क्या है, फेजों तीन फेज के रूप में वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो तीन फेज के रूप में वोल्टेज उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, फेज क्रम कहलाता है। भारत में क्या है कि जनरेटिंग स्टेशनों पर, जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहां बिजली उत्पादन केंद्र है, वहां पर जो वोल्टेज का उत्पादन होता है वो तीन फेजों में उत्पन्न होता है, और तीनों फेजों का एक निश्चित क्रम होता है। जहाँ पे चाहे वो हाइड्रोलिक हो, चाहे थर्मल हो, चाहे कोई सा भी हो, बिजली का उत्पादन होगा, उत्पन्न होगा तो वो तीन फेज में उत्पन्न होगा। और इन तीनों फेजों का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है।
कौन सा, आर वाई बी, यानी कि आर से बोल सकते हो आप रेड, येलो और ब्लू, मतलब लाल पीला नीला। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि पीला लाल नीला, नहीं, गलत हो जाएगा। एक निश्चित फेज क्रम होता है, फिक्स होता है वो। नीला पीला लाल नहीं बोल सकते, आपको बोलना यही पड़ेगा लाल पीला नीला, या रेड येलो ब्लू, आर बाय बी। आप बी बाय आर नहीं बोल सकते, बाय आर बी नहीं बोल सकते, या बाय बी आर नहीं बोल सकते, आपको यही बोलना पड़ेगा आर बाय बी, क्योंकि ये निश्चित फेज क्रम होता है। इसलिए आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। एग्जाम में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि सही फेज क्रम क्या है, तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से मिलेगा, सही फेज क्रम क्या है, उपरोक्त में दिए गए में सही फेज क्रम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ से आर बाय बी, और बी में और इस तरीके से मिलेगा बी बाय आर, ऑप्शन सी में मिलेगा यहाँ से बाय आर बी, और डी में दे देगा उपरोक्त सभी। तो आपको सही फेज क्रम का जो है, तो यही क्या कहलाता है, फेज क्रम कहलाता है। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर पूछता है कि फेज क्रम को किस चीज से मापा जाता है, कि अपन जो है कि सही फेज क्रम कौन सा है। तो फेज क्रम को आपने कभी भी जो लाइट वगैरह बन आती है, तो आपकी जो थ्री फेज की जो केबल होती है, थ्री फेज की जो केबलें होती हैं, अब तो गांव गांव में क्या है, केबल लाइन गिर गई है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो विद्युत वितरण प्रणाली, उसमें केबल लाइन वगैरह गिर गई हैं। तो उस केबल के अंदर कभी आप नोटिस करना है, आप जो थ्री फेज की जो मोटरें होती हैं, थ्री फेज वाली मोटर, तो उसमें आप नोटिस नोटिस करना, उसमें क्या है कि तीन के केबल के अंदर तीन तार रहते हैं। एक तो रहेगा कैसा, रेड टाइप का रहेगा, लाल। एक रहता है रेड, मतलब लाल, लाल रहेगा। एक रहता है उसमें पीला, एक रहता है नीला। ये आपको आपने देखा भी होगा केबल के अंदर, ये चीज आपको केबल के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरे और उसके अंदर और क्या है, सिंगल फेज की मोटर रहती है। सिंगल फेज की जो मोटर रहती है, उसके अंदर एक तो एक फेज आता है आर बाय बी, कोई भी एक फेज आएगा, चाहे आर वाला है, चाहे पी, चाहे वो लाल है, चाहे पीला है, चाहे नीला है केबल के अंदर। और एक जो आएगा वो न्यूट्रल वाला आता है, ब्लैक, ब्लैक। और आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि न्यूट्रल का जो रहता है, पूछ लेता है न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, तो न्यूट्रल वायर का रंग होता है काला। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर पूछ लेगा अर्थ वायर का रंग, वायर का रंग जो होता है वो होता है हरा। बाकी के फेज के होते हैं लाल पीला नीला। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है इन चीजों के बारे में। और फेज टेस्टर को इसको सही फेज क्रम जो होता है, मैंने बताया था आर बाई बी, इसको मापा कैसे जाता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सही फेज क्रम को किस चीज से मापा जाएगा। तो इसको जो मापा जाता इसको जो मापा जाता है, वो मापा जाता है फेज क्रम टेस्टर से। पूछ लिया जाए पेपर में आपसे कि फेज क्रम को, सही फेज क्रम को कैसे मापा जाता है, तो फेज क्रम टेस्टर से मापा जाता है, या फेज क्रम संकेतक ना, फेज क्रम संकेत, फेज क्रम संकेतक, ये उपकरण होता है एक नामक यंत्र होता है। चाहे तो आपको फेज क्रम टेस्टर मिलेगा या फिर फेज क्रम संकेतक मिलेगा। इससे क्या करते हैं, सही फेज की जांच की जाती है कि सही फेज क्रम कैसे है, वो किसी सर्किट के अंदर सही फेज क्रम क्या है। तो सही फेज क्रम क्या रहता है, आर बाय बी, आपको इसी तरह ध्यान रखना है। तो फेज क्रम आ गया हो आपकी समझ में। फेज क्रम क्या होता है कि भारत में जनरेटिंग स्टेशन पर जो वोल्टेज सप्लाई उत्पन्न होती है, वो तीन फेज की प्रणाली में उत्पन्न होती है, और तीनों फेजों का एक निश्चित क्रम होता है, वह क्या कहलाता है, फेज क्रम कहलाता है। क्लियर हो गई होगी बात समझ में। तो इसकी जो परिभाषा है वो मैं नोट कर देता हूं आपके लिए। तो आपको क्या क्या लिखना है इसके अंतर्गत, वो मैं आपको नोट कर देता हूं। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। भारत में
जनरेटिंग जनरेटिंग स्टेशनों पर स्टेशनों पर तो ये चीज है जो मैंने नोट कर दी है कि फेज क्रम भारत में जनरेटिंग स्टेशनों पर वोल्टेज 3 फेज में उत्पन्न होता है। जहां भी भारत के अंदर जो लाइट का उत्पादन होता है, जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहां बिजली का उत्पादन होता है, चाहे वो पानी के द्वारा हो रहा हो, चाहे वो कोयले के द्वारा हो रहा हो। कोयले के द्वारा कैसे करते हैं, एक भट्टी में कोयले को जलाया जाता है, उस कोयले से क्या पानी को गर्म किया जाता है, उससे पानी से जो निकलने वाली वाष्प को एक टैंक में स्टोर किया जाता है, उस वाष्प को प्रेशर से एक टरबाइन पर छोड़ा जाता है। टरबाइन से अल्टरनेटर कनेक्ट रहती है जिसकी सहायता से वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन। पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो 3 फेज में उत्पन्न होता है, 3 फेज में। इन तीनों फेजों का एक निश्चित क्रम होता है। तीनों फेजों का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है जिसे फेज क्रम कहते हैं। फेज क्रम पूरे भारत में सही फेज क्रम जो है R/B मतलब रेड येलो ब्लू, हिंदी में बोले तो लाल पीला नीला के रूप में प्रचलित है। सही फेज क्रम कैसा है, R/B इस तरीके से प्रचलित है। अब आता है कि फेज क्रम को किस चीज से जांचा जाएगा कि ये सही फेज क्रम कैसा है। तो फेज क्रम को जांचने के लिए आपके पास उपकरण जो रहता है, ये पूछा जाएगा आपसे फेज क्रम टेस्टर से, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको फेज क्रम संकेतक नामक उपकरण से जांचा जाता है। मतलब जो फेज क्रम है उस कैसे जांचा जाएगा, तो फेज क्रम टेस्टर से या फेज क्रम संकेतक नामक उपकरण से जांचा जाता है। तो ये तो तीनों फेजों को मैंने कलर बता दिए। अब यदि आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि अर्थ जो अर्थिंग के लिए जो वायर होता है, अर्थिंग वायर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, हरा होता है अर्थिंग वायर का। और फिर पूछ ले कि न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, रंग, तो न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, काला। तो ये चीज आपको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी। अब बात करते हैं कि पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर के बारे में समझेंगे, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना और इसको समझ लेना। पिच फैक्टर के बारे में बताते हैं आप कि पिच फैक्टर क्या चीज होती है। तो ये मैंने आपके सामने पिच फैक्टर की परिभाषा लिख दी है, इसको मैं समझा रहा हूँ पिच फैक्टर क्या होता है। आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग की तुलना में उत्पन्न वोल्टेज, आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग की तुलना में उत्पन्न वोल्टेज कम होता है। आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज की तुलना में कम होता है। मान के चलो कि अपने पास ये कोई क्या है, जो स्टेटर है, और ये क्या स्टेटर के जो पोल्स हैं, ध्यान से समझना थोड़ा, एन एस एन एस, ये इस पे बाइंडिंग की गई है। तो ये, और ये बीच में क्या रखा हुआ है, रोटर, ये क्या है, रोटर है, ये रोटर पे बाइंडिंग की गई है। तो फुल पिच बाइंडिंग, आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज मतलब अंदर की जो अंदर की पिच बोलते हैं इसको, आंशिक पिच मतलब अंदर की साइड की पिच। और ये जो बाहर की बाइंडिंग हो गई, जो हो गई फुल पिच, फुल पिच बाइंडिंग, जो आंशिक पिच बाइंडिंग हुई। अब आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। मतलब क्या है, फुल पिच बाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होता है। वही कह रहा है कि आंशिक पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज की तुलना में कम होता है। मतलब जे क्या है, आंशिक पिच बाइंडिंग, आंशिक पिच बाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है
वो फुल पिच वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है, ये वाला वोल्टेज ज्यादा रहेगा, ये थोड़ा कम रहेगा। फुल पिच वाइंडिंग का जो ईएमएफ वोल्टेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा। अब दोनों के बीच में मान के चलो फुल पिच वाइंडिंग में वोल्टेज कितना, एग्जांपल के तौर पर मान के चलो 11 केवी है, और थोड़ा रुक जाओ, फुल पिच वाइंडिंग में मान के चलो आप एग्जांपल ले लेते हैं 500 वोल्टेज है, यहाँ पर मान के चलो 300 वोल्टेज है, दोनों में 200 का क्या हो रहा है, गुणांक मतलब अंतर आ रहा है। तो वह गुणांक जिसे फुल पिच वोल्टेज में गुणा करके आंशिक पिच वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, पिच फैक्टर कहलाता है। इसमें से बस एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो ये परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपसे, बस परिभाषा तो मैं आपको ध्यान बता रहा हूँ कि अगर वैसे नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे कि पिच फैक्टर क्या है, तो आपको क्या बताना है कि आंशिक पिच बाइंडिंग में, अंदर की पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज फुल पिच बाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। वह गुणांक, गुणांक बोल दो या फैक्टर बोल दो, एक ही बात है, गुणांक हिंदी में, फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं। वह गुणांक जिसे फुल पिच वोल्टेज में, मतलब फुल पिच वोल्टेज में गुणा करके आंशिक पिच वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, मतलब इसमें से इसका गुणा कर दो, आंशिक पिच वोल्टेज प्राप्त किया जाता है, उसे पिच फैक्टर कहते हैं। ये तो आपको परिभाषा हो गई। बस आपको मोस्ट जो चीजें हैं एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, हर अभी जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था उसी के अंदर आया था, और ये जो क्वेश्चन है डीएमआरसी के अंदर आया था 2017 में, कि पिच फैक्टर का मान क्या होता, कितना होता है, 0, 1 या 1 से अधिक या 1 से कम। तो पिच फैक्टर का मान जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। पिच फैक्टर का मान 1 होता है, या फिर आएगा इकाई। पिच फैक्टर को काय से प्रदर्शित किया जाता है, तो केपी या केसी से प्रदर्शित करते हैं। पिच फैक्टर का सूत्र होता है केपी माइनस केसी बराबर कॉस अल्फा बटे 2। तो केपी माइनस केसी बराबर कॉस अल्फा बाई 2, ये पिच फैक्टर का सूत्र हो गया। अब इसी पर एक सवाल आ जाता है, जैसे मैं एक सवाल आया था इसी सूत्र पर, एक क्वेश्चन आया था जो अभी आईटीआई का एग्जाम हुआ था उसी में ही आया था अगस्त में। इसका जो सवाल है, मैं एक सवाल नोट कर देता हूँ, आपको उसको करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 36 स्टेटर खांचों में, मतलब एक स्टेटर है उसमें जो खांचे बने हुए हैं वो खांचे कटे होते हैं ना इस तरीके के, तो उसके अंदर खांचों की संख्या, मतलब स्लॉट, स्लॉट बोल दो या खांचे बोल दो, खांचों की संख्या कितनी है, 36, और पोल कितने हैं, 4। कॉइल का विस्तार कैसे है, 1 से 8 रखने वाली वाइंडिंग का पिच फैक्टर ज्ञात करो। 36 स्टेटर खांचों, मतलब कोई स्टेटर है उसमें खांचों की संख्या, स्लॉट की संख्या 36 है, पोल कितने हैं, 4, और कॉइल का विस्तार 1 से 8 तक रखने वाली वाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या होगा। मतलब इसके अंदर जो बाइंडिंग करते हैं कॉइल हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऐसी ऐसी मोटर सिंगल कॉइल तारों की ऐसी कॉइल बना लेते हैं, ऐसी एक लच्छी टाइप की बन जाती है, तो उसमें एक स्लॉट में फंसा दी जाती है, तो 1 से 8 तक रखी जाती हैं। तो वो बाइंडिंग में पिच फैक्टर की पूछ रहा है कि पिच फैक्टर कितना होगा। तो यहाँ से खांचों की संख्या या स्लॉट की संख्या देखी जाए तो खांचों की संख्या, खांचों की संख्या के बारे में बात की जाए तो खांचों की जो संख्या बराबर कितनी है, 36, और पोलों की संख्या कितनी है, पोलों की संख्या कितनी दे रहा है, 4। और ये क्या है, कॉइल का विस्तार, मतलब कॉइल स्पेन, अपन इस जो कॉइल का विस्तार दिया है ना इसको कॉइल स्पेन भी बोल सकते हैं। तो कॉइल स्पेन कितना है, कॉइल स्पेन कितना है, 1 से 8। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपने यहां से क्या है कि सबसे पहले जैसे कि पिच फैक्टर का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पिच फैक्टर का,
क्या बताया था, के पी माइनस के सी बराबर कॉस अल्फा बाई 2। तो सबसे पहले तो अपना जी निकालना पड़ेगा, के सी, के पी और के सी, मतलब फुल पिच और आंशिक पिच दोनों वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब उसमें मान रखा ही आएगा तो पहले क्या लगाएंगे, तो पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन, पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन, मतलब पूरी पिच की जो बाइंडिंग है उसके लिए कॉइल स्पैन का जो सूत्र होता है, सूत्र ये है, आप वही सूत्र है मैंने अभी जो बताया था। तो यहाँ पे क्या है, खांचों की संख्या बटे पोल्स की संख्या। क्या है कि पूर्ण पिच मतलब फुल पिच, फुल पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन का जो सूत्र है, खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या। तो यहां से क्या है, पूर्ण पिच की कॉइल के लिए स्पैन है, तो यहाँ खांचों की संख्या कितनी है 36, पोलों की संख्या कितनी है 4, 4 से 36 काट दो, 4 नाम 36, तो बराबर में कितना आ गया 9। ये 9 क्या है, पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन है जो 9 क्या है, पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितनी आई है, 9 आ गई। ठीक, परंतु क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कॉइल स्पैन क्या दे रहा है, 1 से 8 दे रहा है, परंतु प्रयुक्त कॉइल, यहां से चूंकि परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन, कॉइल परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन, कॉइल स्पैन 1 से 8, प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितनी 1 से 8 है। तो कॉइल स्पैन परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितनी दे रहा है 1 से 8 है। तो 1 से 8 का अर्थ होता है, यहां मैं यहीं लिख देता हूं, 1 से इसके सामने ही कर देता हूं, 1 से 8 का अर्थ होता है 8 माइनस 1 बराबर में कितने 7। जो मतलब होता है 1 से 8 पूछ ले तो 8 माइनस 1, ऐसे ये वो पूछ ले कि 1 से 10 तो 10 माइनस 1 बराबर में 9 पूछेगा। ऐसे ही 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 12 पूछ ले, 1 से 12 तो 12 माइनस 1 बराबर में 11। तो अगर आपको परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन निकालना है, जो कॉइल प्रयुक्त की गई है वो कॉइल स्पैन निकालना है, तो 1 से 8 का मतलब 8 माइनस 1 बराबर में कितनी आ गई 7। तो ये क्या है, परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितनी है 7, और पूर्ण पिच कॉइल के लिए कॉइल स्पैन कितना है 9, पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितना है 9, और परंतु क्या है प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितना है 7, 7 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सूत्र फिर लग जाएगा इसमें, कोण अल्फा बराबर पिच में अंतर इंटू 180, जो फॉर्मूला से आता है 180 बटे पूर्ण पिच, पूर्ण पिच ये आपको फॉर्मूला से आता है, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें मान रखा जाए यहाँ पे, तो पिच में अंतर यानी कि पिच में अंतर कितना 9, जी भी जी क्या पूर्ण पिच कॉइल स्पैन है, फुल पिच कॉइल स्पैन 9, प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितनी है 7, तो 9 माइनस 7 जो अंतर हो, अंतर मतलब होता है माइनस, बटा
इसमें ब्रैकेट में बंद कर दो इसको। इनटू में कितना है 180 बटे में पूर्ण पिच कितनी है, तो पूर्ण पिच कितनी है 9, ये 9, तो 9 से यहाँ रख दे, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, यहाँ पर 0 तो 20। अब इसी स्टेप को मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ 9 में से 7 गए कितने बचे 2, इंटू की जगह इंटू 20 की जगह 20, तो 20 दूनी कितनी आ गई 4। तो कोण कितना आ गया यहाँ से, कोण अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया 40 डिग्री। अब पिच फैक्टर का सूत्र मैंने अभी बताया था, पिच फैक्टर का सूत्र यहां से पिच फैक्टर, पिच फैक्टर का क्या था वो केपी माइनस के सी, केपी माइनस के सी, ये तो अपन ने निकाल ही लिया, ये आ गया केपी माइनस के सी बराबर में क्या था कॉस अल्फा बाई 2, यही था, तो ये तो अपन ने निकाल चुके, ये आ गया यहाँ पे। तो पिच फैक्टर यहां से कॉस अल्फा बटे 2, कॉस अल्फा का मान कितना है 40, कॉस की जगह कॉस रख दो, अल्फा का मान कितना है 40, तो 40 रख दो बटे कॉस की जगह कॉस रख दिया, अल्फा, अल्फा कितना है जी आ गया अल्फा का मान, अल्फा, अल्फा कितना है 40, तो अल्फा की जगह पर ने 40 कर दिया बटे में कितना 2, तो 2 से 40 काट दो कितने देर में कट जाएंगे 20, तो बराबर में क्या आ गया कॉस 20 डिग्री, और कॉस 20 डिग्री का मान जो होता है 0.94 होता है, 0.94 डिग्री। यही आपका आंसर है। पूछ क्या रहा था कि 1 से 8 तक रखने वाली बाइंडिंग का पिच फैक्टर कितना होगा, तो पिच फैक्टर कितना होगा 0.94 होगा। एक बार फिर से आप और समझने का प्रयास कर लो, थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट करके समझा रहा हूँ आपको कि 36 स्लॉट के खांचों का एक क्या अल्टरनेटर है, उसकी स्टेटर में कोई अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के अंदर स्लॉट है, उस स्लॉट में कितने हैं 36 खांचे हैं, तो खांचों की संख्या अपन ने कितनी कर दी यहाँ पर 36 कर दी, पोलों की संख्या कितनी कर दी 4, कॉइल का विस्तार कितना दे रहा है, कॉइल का विस्तार 1 से 8 तक दे रहा है, रखने वाली बाइंडिंग का पिच फैक्टर कितना होगा। तो पूर्ण सब तो इस वाले सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, बस अब सवाल सेम टू सेम यही आता है, इसमें बस जिस चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, 1 से 8 तक की जगह 1 से 11 कर दे, 1 से 10 कर दे या 1 से 12 कर दे 36, तो वही है कि सबसे पहले इसमें जो वाला फॉर्मूला लगेगा पूर्ण पिच कॉइल के लिए कॉइल स्पैन, तो खांचों की संख्या बटे पोल्स की संख्या, तो खांचों की संख्या कितनी दी है 36 और बटे में पोल्स की संख्या कितनी दी है 4, तो 4 नाम 36 बराबर कितना आ गया 9, तो जे क्या आ गया पूर्ण पिच बाइंडिंग के लिए कॉइल स्पैन कितना आ गया 9। अब परंतु प्रयुक्त कॉइल स्पैन कितनी है, परंतु विस्तार कॉइल 1 से 8 तक है, तो 1 से 8 तक का अर्थ होता है 1 से 8 का अर्थ होता है 8 माइनस 1 बराबर 7, ऐसे ही पूछ ले 1 से 10 पूछ ले तो 10 माइनस 1 बराबर कितनी हुई 9, तो इस तरीके से अपन ने ये मान निकाल लिया। फिर उसके बाद फॉर्मूला गया कि कोण अल्फा बराबर पिच में अंतर, पिच में अंतर मतलब ये वाली पिच कौन सी पूर्ण पिच में, पूर्ण पिच बाइंडिंग में और प्रयुक्त कॉइल में अंतर, तो यहां से अंतर इनटू जिस सूत्र से है 180 डिग्री और बटे में पूर्ण पिच, तो यहां से अपन ने मान रखा 9 पिच में अंतर निकाल रहे हैं, तो 9 माइनस 7 बटे में पूर्ण पिच, पूर्ण पिच कितनी है जिन्हें के लिए पूर्ण पिच, यहां से पूर्ण पिच 9 9 9 से जे काट दिए 9 दूनी 18 20 बचे, यहां से 9 में से 7 घटाए तो 2 इंटू 20, तो 20 दूनी 40, तो कोण अल्फा जो कोण की जगह कोण अल्फा बराबर कितना आ गया जो सॉल्व किया तो 40 डिग्री। पिच फैक्टर cos अल्फा बाई 2, तो cos की जगह cos अल्फा का मान कितना आ गया जे अल्फा का मान 40 बटे 2, 2 से जे काट दिए तो cos 20 का मान होता है 0.94, तो आ गई होगी चीज समझ में। वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक आध पार्ट में और खत्म हो जाएगा ये।